नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सारे लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सारे लोग अच्छे होंगे। मेरे भाई, लास्ट जो क्लास थी उसमें उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ रहे थे। उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में हम देख रहे थे, जिसमें मैंने मौर्य काल तक आपको समझाया था और मैंने बताया था कि मौर्य काल से संबंधित क्या क्या हमें चीज़ें प्राप्त हुई उत्तर प्रदेश से, जिसमें हमने बात किया था रानी के अभिलेख के बारे में। और मैंने बताया था उसी रानी के अभिलेख में अशोक की रानी कालवाकी के द्वारा दान देने की प्रथा का उल्लेख होता है, जो हमें प्रयागराज से या इलाहाबाद से प्राप्त हुआ। उसके बाद मैंने बताया था कि प्रयाग प्रशस्ति लिखा था हरिश्चंद्र ने, जिसमें प्रयागराज का वर्णन किया था। इसके अलावा हम सारे के सारे लोगों ने ये भी जाना था कि समुद्रगुप्त के विजयों का वर्णन ही प्रयागराज स्तंभ लेख में किया था हरिश्चंद्र के द्वारा। तो ये सारी बातें हमने लास्ट क्लास में की थी मेरे भाई, और वो वीडियो आपने देखा होगा। तो आज वहां से आगे की बात करेंगे। आज गुप्त काल से बात करेंगे कि गुप्त काल से संबंधित क्या क्या चीजें मिली हैं हमें उत्तर प्रदेश से। तो हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के गढ़वा नामक स्थान से, उत्तर प्रदेश के गढ़वा तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश के गढ़वा नामक स्थान से, और ये कहाँ पे है? प्रयागराज में। तो गढ़वा नामक स्थान से हमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें प्राप्त हुई या कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हमें मिले, और इसके बारे में शायद हमने लास्ट क्लास में बात किया होगा कि यहाँ से हमें कुमार गुप्त के 2 अभिलेख प्राप्त हुए। कुमारगुप्त के हमें 2 अभिलेख प्राप्त हुए। उत्तर प्रदेश के गढ़वा नामक स्थान से हमें कुमारगुप्त के 2 अभिलेख प्राप्त हुए। इसके अलावा याद रखेंगे गाजीपुर से हमें भीतरी गुफा अभिलेख प्राप्त हुआ। और याद रखेंगे यह स्कंदगुप्त से संबंधित है, और इस भीतरी गुफा अभिलेख में गुप्त काल में हुए होड़ों के आक्रमण के बारे में पता चलता है। और याद रखेंगे कि होड़ों का शासक खुशनवाज हुआ करता था, और खुशनवाज का ही उत्तराधिकारी हुआ तोरमार। और याद रखेंगे तोरमार का पुत्र हुआ मेहर कुल, और इसी मेहर कुल के नाम पे मेहरौली, दिल्ली का मेहरौली शहर बसाया गया है। ठीक है ना? तोरमार का पुत्र हुआ मेहर कुल, और इसी के नाम पे दिल्ली का मेहरौली शहर बसाया गया है। तो उम्मीद करता हूँ इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी, और इसकी जानकारी हमें भीतरी गुफा अभिलेख से प्राप्त हुआ, जो हमें गाजीपुर से मिला था। इसके अलावा याद रखेंगे इसी भीतरी गुफा अभिलेख से इस बात की जानकारी हमें मिली कि स्कंदगुप्त को ही होड़ों का विनाशक भी कहा जाता है। तो याद रखेंगे होड़ों का विनाशक, मैं इधर लिखता हूँ, होड़ों का विनाशक स्कंदगुप्त को ही कहा जाता है। होड़ों का विनाशक मेरे भाई स्कंदगुप्त को कहा जाता है। ठीक है? इसके अलावा याद रखेंगे कि गुप्त काल में निर्मित भारत का प्रथम मंदिर, जो याद रखेंगे देवगढ़, ललितपुर जिला उत्तर प्रदेश में है। और याद रखेंगे कि इस अमूमन सबसे पहला मंदिर माना जाता है जो गुप्त काल में निर्मित हुआ था, जो उत्तर प्रदेश के ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है? और जो कहाँ पे है? ललितपुर में भी कहाँ पे है? तो देवगढ़ में है, और ये भारत का पहला मंदिर माना जाता है। इसके अलावा मेरे भाई याद रखेंगे कि इसी देवगढ़ से हमें
चंदेलों के देवगढ़ उत्तर प्रदेश से हमें चंदेलों के अभिलेख प्राप्त हुए थे। चंदेलों के हमें अभिलेख प्राप्त हुए थे। ठीक है, इसके अलावा याद रखेंगे भीतरी गांव मंदिर, और ये भी मंदिर गुप्त काल में बना था, जो उत्तर प्रदेश के कानपुर में है। और याद रखेंगे ये भीतरी गांव वाला मंदिर चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में बना था। और इस मंदिर की सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये ईंटों के द्वारा निर्मित है। तो मैंने बताया भीतरी गांव वाला मंदिर जो उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में निर्मित हुआ था। और इस मंदिर की इंपॉर्टेंस ये है कि ईंटों के द्वारा निर्मित है। ठीक है, इसके अलावा मैंने बताया कि जो उत्तर प्रदेश के ललितपुर के देवगढ़ में स्थित है दशावतार मंदिर। ठीक है, भारत का प्रथम मंदिर देवगढ़ में है और इसका नाम क्या है? दशावतार मंदिर। ठीक है, और ये भी गुप्तकालीन निर्मित मंदिर है जो उत्तर प्रदेश के ललितपुर में स्थित है। इसके अलावा मेरे दोस्तों भीतर गांव वाला मंदिर आपको पता ही हो गया कि ये केवल ईंटों से निर्मित मंदिर है। इसके बाद हम सब जानते हैं कि जैनिज्म बौद्धिज्म के बाद, या जैनिज्म बौद्धिज्म से ही एक धर्म निकल के आया था जिसका नाम था आजीवक संप्रदाय। आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, आजीवक संप्रदाय। और याद रखेंगे इसका संस्थापक माना जाता है मखली पुत्र गोसाल को। इसका संस्थापक माना जाता है मखली पुत्र गोसाल को। और याद रखेंगे मेरे भाई हम सब जानते हैं कि जब 600 BC का धार्मिक युद्ध हुआ तो उसमें दो धर्म निकल के आए। एक बौद्ध धर्म हुआ करता था, एक जैन धर्म हुआ करता था। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं महावीर स्वामी, और महावीर स्वामी का ही शिष्य हुआ करता था मखली गोसाल, जो 5 साल इनके साथ रहा। लेकिन इसके बाद उसने इनका साथ, मखली गोसाल ने महावीर स्वामी का साथ छोड़ के एक नए धर्म का सृजन किया या स्थापना की, जो आजीवक संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हम सब जानते हैं कि बहुत ज्यादा दिन तक विकसित नहीं हो पाया, बहुत लंबे समय तक ये धर्म चल नहीं पाए, क्योंकि ये भाग्यवादी धर्म हुआ करता था। आजीवक संप्रदाय के अनुसार मेरे दोस्तों ऐसा माना जाता है कि आप अगर काम करें या ना करें, आपके तकदीर में, आपके भाग्य में जो भी चीजें लिखी गई हैं पहले से, वो आपके साथ तो होके रहेंगी, और जिसके कारण ये बहुत लंबे समय तक चल नहीं पाया। और याद रखेंगे इस धर्म को मानने वाला व्यक्ति हुआ करता था बिंदुसार। इस धर्म को मानने वाला व्यक्ति हुआ बिंदुसार। ठीक है, और हम सब जानते हैं कि अशोक ने भी इस धर्म को एडॉप्ट किया था। तो ये बातें हम इतिहास में ही पढ़ेंगे, यहाँ पे बस इतना ही याद रखिए। तो बिंदुसार इस धर्म को मानने वाला व्यक्ति हुआ करता था। और मैंने बताया इस धर्म की खासियत क्या थी कि ये एक भाग्यवादी धर्म हुआ करता था। यहाँ पे भाग्य की प्रधानता हुआ करती थी, क्योंकि हम सब जानते हैं भगवत गीता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में कर्म ही प्रधान है, यानी आप कर्म करेंगे तभी आपको मंजिल मिलेगा। लेकिन यहाँ पे कहा गया कि यहाँ पे भाग्य प्रधान है, आपके नसीब में, भाग में जो भी लिखा है वो आपको मिलके रहेगा। तो जिसके कारण धर्म ज्यादा प्रोग्रेशन नहीं कर पाया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो मखली पुत्र गोसाल हुआ करता था, जो इस धर्म का संस्थापक हुआ करता था, इसका भी जन्म कहाँ पे हुआ? श्रावस्ती में। इसका जन्म हुआ था श्रावस्ती में। इसका जन्म हुआ दोस्तों श्रावस्ती में। ठीक है,
इसका जन्म हुआ श्रावस्ती में। इसके अलावा याद रखेंगे मेरे भाई कि हम सब जानते हैं कि अशोक के समकालीन या अशोक ने अपने शासनकाल में सारनाथ में धार्मिक स्तूप का निर्माण कराया था। स्तूप क्या होता है तो आप सब पढ़े होंगे कि जो बौद्ध धर्म में जो बौद्ध भिक्षुक होते हैं उनकी अस्थियों के या कह सकते हैं उनके राख पे जो इमारत बनाई जाती है उसे ही क्या कहते हैं, स्तूप कहते हैं। जैसे हम सब जानते हैं कि इस्लाम धर्म में दफनाने के बाद उनके कब्रगाह पे जो इमारत बनाई जाती है उसे मकबरा कहते हैं। वैसे ही इनके अस्थियों के कण पे जो इमारत बनाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, स्तूप कहते हैं। और आप सब जानते हैं विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है, बोरोबुदुर का स्तूप, ठीक है ना, जो कहाँ पे है, इंडोनेशिया के जावा शहर में स्थित है, ठीक है। और अगर भारत का पूछे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो मैंने बताया सारनाथ में अशोक ने धार्मिक स्तूप का निर्माण कराया था। इसके अलावा याद रखेंगे कि इसी सारनाथ में अशोक ने शीर्ष स्तंभ, ठीक है ना, इसी सारनाथ में अशोक ने सिंह शीर्ष स्तंभ का भी निर्माण कराया था। और आप सब जानते हैं हमारा राष्ट्रीय क्या है, प्रतीक है। सिंह शीर्ष स्तंभ का निर्माण कराया था अशोक ने सारनाथ में। तो ये सारी की सारी चीजें हमें कहां से प्राप्त हुई, उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुई। इसके बाद मेरे भाई हम बात करें मध्यकालीन भारत का। अभी तक तो हम प्राचीन काल में थे, प्राचीन भारत से संबंधित चीजें पढ़ रहे थे जो उत्तर प्रदेश से हमें मिली। इसके बाद हम बात करते हैं मध्यकाल से, ठीक है, मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास आप सब जानते हैं कि मध्यकालीन इतिहास में, आप हिस्ट्री वाला वीडियो देखिएगा, मैंने आपको पढ़ा रखा है कि मध्यकालीन इतिहास में 1192 में एक युद्ध लड़ा गया था, बैटल ऑफ तराइन। 1192 में लड़ा गया था सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। और सेकेंड बैटल ऑफ तराइन लड़ा गया था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच। और हम सब जानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने इस युद्ध में पराजित किया था। लेकिन यहाँ से उत्तर प्रदेश से क्या है इंपॉर्टेंट, क्या है इस युद्ध से, तो वो ध्यान से सुनिएगा। हम सब जानते हैं पृथ्वीराज चौहान की प्रेमिका हुआ करती थी संयोगिता, और संयोगिता से ही विवाह किया था पृथ्वीराज चौहान। और संयोगिता के पिता हुआ करते थे राजा जयचंद, जो गढ़वाल वंश के शासक हुआ करते थे। और ये गढ़वाल वंश भी चला करता था कहाँ पे, उत्तर प्रदेश के कन्नौज में। तो याद रखेंगे 1192 में लड़ा गया तराइन का दूसरा युद्ध। किसके बीच में, तो पृथ्वी राज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान प्रेम किया करते थे संयोगिता से, और संयोगिता पुत्री हुआ करती थी राजा जयचंद की। और जो राजा जयचंद थे ये शासक हुआ करते थे कहाँ के, गढ़वाल वंश के। और याद रखेंगे मेरे भाई ये गढ़वाल वंश चला करता था कन्नौज में, और कन्नौज कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। उसके बाद हम सब जानते हैं कि तराइन के सेकेंड युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था, और इस युद्ध के दौरान उनकी हत्या कर दी थी। लेकिन इतने बड़े या इतिहास में इतना बड़ा उलटफेर क्यों हुआ, क्योंकि हम सब जानते हैं राजा जयचंद मदद कर रहा था किसका, मोहम्मद गौरी का। उसके बाद मेरे दोस्तों हम सब जानते हैं कि इसके बाद 1194 में एक और फेमस बैटल लड़ा गया जो कहलाता है बैटल ऑफ चंदावर। चंदावर का युद्ध
और कहाँ पे, तो उत्तर प्रदेश के ही कन्नौज में ये युद्ध लड़ा गया, कन्नौज में। और किसके किसके बीच, राजा जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच। और हम सब जानते हैं इस युद्ध में राजा जयचंद को मोहम्मद गौरी ने पराजित किया और पूरे के पूरे कन्नौज वाले क्षेत्र पे उसका अधिकार हो गया। तो ये भी कहाँ पे लड़ा गया, तो उत्तर प्रदेश के कन्नौज में लड़ा गया। इसके बाद मेरे भाई आगे हम बढ़ते हैं। हम सब जानते हैं कि मोहम्मद गौरी के बाद या मोहम्मद गौरी जब भारत से चला गया, तो मोहम्मद गौरी के जाने के बाद एक वंश की स्थापना हुई जो कहलाता है गुलाम वंश। और हम सब जानते हैं गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। और जब कुतुबुद्दीन ऐबक शासन कर रहा था भारत में, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का ही एक गुलाम हुआ करता था जिसका नाम था इल्तुतमिश। और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम के साथ साथ कुतुबुद्दीन ऐबक की पुत्री से विवाह करके उसका दामाद भी बन गया। और इल्तुतमिश उत्तर प्रदेश के बदायूं का गवर्नर हुआ करता था। तो याद रखेंगे। इसके बाद भारत में शुरुआत हुआ मुस्लिम शासन का और पहला वंश आया गुलाम वंश। और याद रखेंगे गुलाम वंश का संस्थापक हुआ करता था कुतुबुद्दीन ऐबक। और याद रखेंगे मेरे भाई, कुतुबुद्दीन ऐबक का ही दामाद और गुलाम हुआ करता था इल्तुतमिश। और याद रखेंगे ये इल्तुतमिश गवर्नर हुआ करता था बदायूं का। कहां का, बदायूं का। और ये भी कहां पे है, उत्तर प्रदेश में। और इसका शासनकाल हम सब जानते हैं कि 1211 से लेके 1236 तक शासन किया। 1211 से लेके 1236 तक इसने दिल्ली सल्तनत में शासन किया। और ही वॉज एक्चुअल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और हम सब जानते हैं कि ही वॉज फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत। ये दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान भी माना जाता है और वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। इसके बाद हम बात करें कि 1236 में जब इल्तुतमिश की मृत्यु हुई मेरे भाई, तो उसके बाद हम सब जानते हैं कि उसका बेटा रुकनुद्दीन फिरोज शाह बैठा था, लेकिन रुकनुद्दीन फिरोज शाह की भी हत्या होगी जैसा कि हमने पढ़ा है। उसके बाद 1236 से लेके 1240 तक इल्तुतमिश की पुत्री जिसका नाम था रजिया सुल्तान गद्दी पे बैठी। और हम सब जानते हैं जब रजिया सुल्तान गद्दी पे बैठी, तो रजिया सुल्तान का एक वफादार हुआ करता था जिसका नाम था ऐतगीन। और रजिया ने ऐतगीन को बदायूं का गवर्नर नियुक्त किया था। तो रजिया के समय पे गवर्नर था ऐतगीन। और कहां का, तो मेरे भाई उत्तर प्रदेश बदायूं का। तो ऐतगीन को रजिया ने गवर्नर नियुक्त किया था उत्तर प्रदेश के बदायूं का। तो उम्मीद करता हूं इतनी बातें समझ में आपको आई होंगी। उसके बाद आगे बढ़े मेरे भाई, तो हम सब जानते हैं कि गुलाम वंश के बाद, देखो मेरे भाई मैं केवल वही फैक्ट बता रहा हूं जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। बाकी तो मैं पूरी चीजें मैं हिस्ट्री में कवर कर रखा हूं, आप देखिएगा, ठीक है। केवल हम उत्तर प्रदेश से संबंधित चीजों को देख रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये चीजें आपको पता है। लेकिन मैं यहाँ पे कराने का कारण क्या है कि आप उत्तर प्रदेश जीके के साथ इन चीजों का अध्ययन करें, ताकि आपके दिमाग में बैठा रहे ये सारी की सारी बातें। ये तो आपको बेसिकली पता है, लेकिन यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश में इसका इम्पोर्टेंट है या जो रोल है, वही रोल मैं यहाँ पे आपको समझाने की या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद हम सब जानते हैं कि गुलाम वंश के बाद आया खिलजी वंश। तो आप सब जानते हैं सबसे कम समय तक खिलजियों ने शासन किया 1290 से 1320 तक। और आप सब जानते हैं फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी वाज जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इसका संस्थापक था जलालुद्दीन फिरोज। और याद रखेंगे कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का ही एक
दामाद और भतीजा हुआ करता था अलाउद्दीन खिलजी। और मेरे दोस्तों, ये अलाउद्दीन खिलजी गवर्नर हुआ करता था कारा और अवध का। ठीक है, तो ये कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश का जो प्रयाग वाला भाग है वही क्या कहलाता था? प्रयागराज वाला जो क्षेत्र है वही क्या कहलाता था? कारा कहलाता था। और कारा का ही गवर्नर हुआ करता था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, इससे पहले अगर हम देखें मेरे भाई, तो मैंने आपको बिल्कुल पढ़ाया है कि जब शासन कर रहा था कौन? बलबन। तो बलबन के समय में जब शासन कर रहा था बलबन, तो बलबन के समय में मलिक छज्जू गवर्नर हुआ करता था कारा का। लेकिन अरकली खान के द्वारा मलिक छज्जू को पराजित किया गया और मलिक छज्जू को पराजित करके उसे मुल्तान भेज दिया गया। और मुल्तान जब मलिक छज्जू चला गया तो अलाउद्दीन खिलजी को कारा का गवर्नर नियुक्त किया गया। तो ये भी बात आप याद रखेंगे। इससे पहले कारा का गवर्नर कौन था? तो याद रखेंगे मलिक छज्जू, जो बलबन के समकालीन हुआ करता था। ठीक है, इसके बाद मेरे भाई आगे अगर हम बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कभी हुआ करते थे अमीर खुसरो। और याद रखेंगे अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली गांव में हुआ था। और याद रखेंगे अमीर खुसरो के ही गुरु हुआ करते थे हजरत निजामुद्दीन औलिया। और मेरे भाई याद रखेंगे कि हजरत निजामुद्दीन औलिया का भी जन्म उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुआ था। ठीक है ना, बदायूं, उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुआ था। और मैंने जैसा कि आप सब जानते हैं, मैंने बताया था कि एकमात्र सूफी संत थे जो अविवाहित थे। और इनके गुरु अजोधन के बाबा फरीद या फरीदुद्दीन गजे सकल हुआ करते थे। और इनके शिष्य हुआ करते थे अमीर खुसरो और नसीरुद्दीन चिरागे दिलहवी या दिलही। ठीक है, नसीरुद्दीन चिरागे दिलही इनके क्या हुआ करते थे? शिष्य हुआ करते थे। तो इनका भी जन्म प्रसिद्ध सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया का जन्म उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुआ था। और प्रसिद्ध दरबारी कवि, या कह सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में जो दरबारी कवि हुआ करते थे अमीर खुसरो, इनका भी जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिले की पटियाली गांव में हुआ था। इसके बाद हम सब जानते हैं कि खिलजी वंश के बाद मेरे दोस्तों तुगलक डायनेस्टी आया, तुगलक वंश आया जी। उसके बाद हम सब जानते हैं कि खिलजियों के बाद तुगलक का डायनेस्टी आया और इसका संस्थापक गाजी मलिक हुआ करता था, जिसका वास्तविक नाम गयासुद्दीन तुगलक हुआ करता था। लेकिन मेरे भाई हम सब जानते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक के ही शासनकाल में हजरत निजामुद्दीन औलिया रहा करते थे, जिनको हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे। और इसी हजरत निजामुद्दीन औलिया ने कहा था हनुज दिल्ली दूर अस्ता, अभी तो दिल्ली दूर है। इसके बाद हम सब जानते हैं कि उसका उत्तराधिकारी हुआ मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई हुआ जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। और याद रखेंगे कि गयासुद्दीन तुगलक लिख लीजिएगा, ये हिस्ट्री में पढ़ेंगे। तुगलक का वंश में का शासक हुआ फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, जो चचेरा भाई हुआ करता था मोहम्मद बिन तुगलक का। और याद रखेंगे इस फिरोज शाह तुगलक ने एक शहर बसाया था उत्तर प्रदेश में जिसका नाम है फिरोजाबाद। और एक शहर बसाया अपने भाई जौना खान या मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पे, जौनपुर। ठीक है, जौनपुर
और याद रखेंगे कि जो ये बार बार क्वेश्चन पूछा है मेरे भाई, यूपी कांस्टेबल में कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा है कि फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखेंगे इसे ग्लास सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं, भारत की कांच नगरी कहते हैं, कांच नगरी कहते हैं। और ये चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, ये चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, जिसे बसाया था फिरोज शाह तुगलक ने। इसके अलावा याद रखेंगे जो जौनपुर था सल्तनत, दिल्ली सल्तनत में जो जौनपुर था, इसे पूर्व का सिराज कहा जाता था, या इसे सिराज हिंद कहा जाता था, इसे सिराज ई हिंद कहा जाता था। और क्यों कहा जाता था? क्योंकि हम सब जानते हैं कि जैसे ईरान का सिराज, ईरान में एक जगह है सिराज जो विश्व में मुस्लिम शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था, वैसे ही जौनपुर भारत में मुस्लिम शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, इसी की वजह से इसे सिराज ए हिंद या पूर्व का सिराज कहा जाता था। ठीक है ना, इसे पूर्व का सिराज कहा जाता था। तो ये बातें आप याद रखेंगे। और ये भी दोनों जगह कहाँ पे हैं? उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद मेरे भाई हम आगे बढ़ते हैं, और क्योंकि मैंने बताया जो जौनपुर था जौना खान के नाम पे बसाया था, और ये जौना खान कौन था? तो आप सब जानते हैं कि जौना खान या जूना खान फिरोज शाह तुगलक का चचेरा भाई हुआ करता था, जिसका वास्तविक नाम मोहम्मद बिन तुगलक था। इसके बाद हम सब जानते हैं कि तुगलकों के बाद सैयद आए, सैयद के बाद लोधी वंश आए। तो लोधी वंश से क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हम देख लेते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे लोधी वंश के बारे में। लोधी वंश, और याद रखेंगे मेरे भाई लोधी वंश का सबसे महानतम शासक माना जाता है सिकंदर लोधी। और याद रखेंगे कि सिकंदर लोधी ने 1504 में आगरा शहर बसाया था। और इसके अलावा याद रखेंगे 1506 में अपनी राजधानी ही कहां पे लाया था? आगरा में। राजधानी थी लोधियों की आगरा। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात लिखेंगे कि यहाँ पे इसने एक किले का निर्माण कराया था जिसका नाम था बादलगढ़ का किला। ठीक है, और यही किला बाद में आगरा के किले के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो मैंने बताया सिकंदर लोधी 1504 में आगरा शहर की स्थापना की, 1506 में अपनी राजधानी आगरा लेके गया और यहाँ पे बादलगढ़ फोर्ट का निर्माण कराया। इसके अलावा मेरे भाई लोधियों के बाद, क्योंकि हम सब जानते हैं कि लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी हुआ करता था, और जब इब्राहिम लोधी शासन कर रहा था तो उसी समय बाबर का भारत में आक्रमण हुआ, और हम सब जानते हैं बैटल ऑफ पानीपत लड़ा गया। और पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोधी को बुरी तरीके से पराजित किया। तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग करके इसको पराजित कर दिया। उसके उस्ताद अली और मुस्तफा खां दो प्रसिद्ध तोपची हुआ करते थे, और अपने तोपों के कारण इस युद्ध को मात्र 12,000 सैनिकों की मदद से इस युद्ध को उसने जीता, और भारत में मुगल डायनेस्टी की शुरुआत हुई और दिल्ली सल्तनत खत्म हुआ, मुगल वंश की स्थापना हुई। तो अब हम बात करेंगे मुगल वंश से संबंधित चीजें जो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हैं। तो इसके बाद हम सब जानते हैं कि दिल्ली में या भारत में कह लें मेरे भाई मुगल डायनेस्टी की स्थापना हुई, मुगल वंश की शुरुआत हुई 1526 में, जो 1857 तक चला, लेकिन हम पहले बात करेंगे 1707। ठीक है, तो मुगल वंश का संस्थापक हुआ करता था बाबर, और याद रखेंगे मुगलों की प्रथम राजधानी ही हुआ करती थी आगरा। प्रथम राजधानी हुआ करती थी आगरा। मुगलों का प्रथम राजधानी हुआ करती थी आगरा। इसके बाद हम सब जानते हैं कि बाबर को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था। बाबर को आगरा के आराम बाग में
दफनाया गया था। और याद रखेंगे बाबर का शासनकाल आप सब जानते हैं 1526 से 1530 रहा। बाबर की दिले तमन्ना थी कि इसे काबुल में दफनाया जाए, लेकिन हम सब जानते हैं जब इसकी मृत्यु हुई तो हालात कुछ अच्छे नहीं थे, जिसके कारण इसे पहली बार आराम बाग में दफनाया गया। लेकिन लगभग 10 सालों के बाद इसकी अस्थियों को ले जाके काबुल में दफनाया गया। अब याद रखेंगे बाबर का मकबरा कहाँ पे है? काबुल में। क्वेश्चन क्या पूछता है, वो कौन सा मुगल बादशाह था जिसे उत्तर प्रदेश में दफनाया गया, या वो कौन सा मुगल बादशाह था जिसके अस्थियों को उत्तर प्रदेश से ले जाके काबुल में दफनाया गया, या उत्तर प्रदेश से ले जाके काबुल में उसके मकबरे का निर्माण कराया गया? तो डेट वाज बाबर। ठीक है ना। इसके अलावा मेरे भाई याद रखेंगे कि मुगल काल में आगरा मुस्लिम शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। मुस्लिम शिक्षा के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था आगरा। सल्तनत काल में मुस्लिम शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था जौनपुर, और मुगल काल में मुस्लिम शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था आगरा। तो मेरे भाई आज की बातें यहीं तक रखते हैं, अगले क्लास में इससे आगे की चीजें करेंगे। उम्मीद करता हूँ चीजें आपको समझ में आई होंगी। धन्यवाद।